हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और अभी हम फिजिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लाइट का दूसरा वीडियो होगा ये। पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन 3 दर्पण से होता है, उसमें से डिटेल से आपको बताया समतल दर्पण, दूसरा बताया था अवतल दर्पण, आज तीसरा पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ज्ञान गंगा चैनल पे अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा पढ़ा रखा है, साथ साथ 11th की पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। वो सारे वीडियोस काफ़ी बेनिफिट होगा आपको देखिएगा तो। और नेक्स्ट जो अभी फिलहाल है मैं उसकी बात करूँगा बिना विलंब किए। तो लाइट का पार्ट बी में सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो आप देखिए इस तरह से होगा। कल मैं आपको बताया था गोलीय दर्पण का 2 भाग होता है, एक को आप उत्तल दर्पण कहेंगे, दूसरे को अवतल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण कल आपको काफ़ी डिटेल से मैं बताया था। अब उत्तल दर्पण को समझिए, इसकी प्रकृति कैसा होता है। मैं आपको बता रहा था कि एक अगर स्पून लेंगे, स्पून का अंदर का भाग अगर आप कलई कर देंगे तो इस तरह से जो बाहर का हिस्सा बनेगा। अगली बात देखिए, इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अपसारी होती है। अपसारी मतलब उस रेज को क्या करेगा, वो फैलाएगा। ठीक, अगली बात इसका उपयोग जानना चाहिए। उपयोग कहाँ होता है, साइड मिरर में होता है। आप बहुत सारा गाड़ी जो भी होता है आप देखते होंगे, उसमें साइड में एक मिरर लगा होता है पीछे की स्थिति को जानने के लिए, पीछे वाले आ रहे व्यक्ति की गति को जानने के लिए। तो ये साइड मिरर में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमेशा ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समझ पा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आ रहा होगा तो वो इस तरह के अगर है तो जितना ज्यादा पास आता चला जाएगा उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं, अगर ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता तो होता क्या स्थिति, इस तरह का स्थिति बन जाएगा। समझ रहे हैं, इसका मतलब उल्टा प्रतीत होगा आपको इमेज। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, हमेशा आप देखते होंगे सीधा होता है। तो इसीलिए आपको याद रहना चाहिए कि साइड मिरर में क्या यूज करेंगे, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। ठीक, ये बात कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और जब मैं कल बता रहा था आपको अवतल दर्पण, तब मैं आपको बताया था कि टॉर्च में क्या यूज होता है, देखेंगे सोलर भट्टी में क्या यूज होता है, दाढ़ी सेविंग बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, साथ साथ डॉक्टर क्या यूज करते हैं। तो जिस चीज़ का साइज बढ़ाने का काम होता है, लैब वेब में जो काम होता है, वहाँ पे सारे अवतल दर्पण बोलेंगे। सिर्फ उत्तल दर्पण में यही यूज है साइड मिरर के रूप में। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इतनी बात से। अगली बात, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा और हमेशा बनेगा। दूसरी बात, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है। आप देखेंगे दूर से आता हुआ भी रहेगा, अगर इतना भी बड़ा मिरर है तो भी आपको दिखेगा रहेगा। अगर पास आ जाएगा तो इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा आपको जरूर दिखेगा। इसका मतलब जो इसका विजन एरिया होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए इसका 2 सिचुएशन बनता है। तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। जैसा कि कल मैं इस तरह से अवतल दर्पण में भी आपको समझाया था, उसी तरह से समझिए। तो 2 केस बनता है। पहला, अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे, और दूसरा अनंत और मध्य के बीच रखेंगे। अगर आप वस्तु को या ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हो तो क्या इस सिचुएशन बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और अत्यधिक छोटा होगा और आभासी या काल्पनिक कह सकते हो, और सीधा होगा। इस बात को पहले समझिए कि क्यों होगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप याद करने पे तुल जाओगे। अब एक बात समझिए, इस तरह से अनंत से आ रही कोई रेज होती है, वो क्या होगा, इस मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर इसमें देखेंगे तो इस तरह से आएगा और टकरा के लौट जाएगा। किंतु इसका इस तरह से चला जाना है, इधर इसका विचलित हो जाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। और जब मिलाइएगा तो देखिएगा कि फोकस पे आके ये दोनों कट करता है। इसी वजह से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। कैसा बन रहा है, चूंकि डायरेक्ट नहीं कट रहा है, डॉटेड लाइन से मिला के कट कर रहे हैं, तो वो कैसा बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा। क्लियर है, और जब जब आभासी रहेगा तब तब सीधा होगा, और जब जब वास्तविक होगा तब तब उल्टा होगा। ये बात एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक, अगली बात देखिए, दूसरा वाला, अनंत और पी, मतलब इन्फिनिटी और पी के बीच में रखोगे। मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी है, पी बोले तो यहाँ पोल होगा। ठीक है, इसका अब देखिए यहाँ से यहाँ, मतलब कि इन्फिनिटी और पी के बीच में अगर कोई वस्तु है तो समझिए एक रे डायग्राम इस तरह जाएगा टकरा के वापस, फिर इसको आप लेके आइएगा इधर और ये सेंटर को टच करेगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ कुछ बनेगा इस तरह। इसका मतलब छोटा है ना, इतना बड़ा वस्तु का इतनी छोटा प्रतिबिंब, तो ये छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा, तो देखिए ना, P और F के बीच बनेगा, वही तो लिखा हूं भाई। क्लियर, अगली बात, कैसा बनेगा, चूंकि डॉटेड लाइन से मिल रहा है, इसका मतलब आभासी है, और आभासी है तो सीधा होगा ही होगा। ध्यान रहे, पूरे दर्पण में 3 सिचुएशन होता है जो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में छठा केस जो आपको बताया था कि फोकस और P के बीच में जब रखेंगे, और इसमें दोनों केस हैं। ठीक है, इसके अलावा सारे के सारे वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, और जब जब वास्तविक होगा तब तक उल्टा होगा। अब देखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी आपको समझना चाहिए। देखिए, चिन्ह परिपाटी में बड़ा
आसानी से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे आते रहते हैं। अगर आप नहीं समझिएगा तो बहुत ज़्यादा गलती होने की चांसेस बढ़ जाएगी। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप पढ़े होंगे, मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते होंगे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में देखेंगे ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या देखेंगे नेगेटिव। सेम चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, राइट साइड में क्या होगा पॉजिटिव, लेफ्ट क्या होगा नेगेटिव, ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, नीचे क्या होगा नेगेटिव। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है उसको बिल्कुल यहाँ पे ले आइए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगली बात मैं समझाता हूँ। सारी डिस्टेंस जो भी हम मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, पी से मेजर करते हैं, मतलब पोल से यूज करते हैं। अब देखिए अगर इससे आप इधर आ रहे हो इसका मतलब निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि आपको बताया ना इधर नेगेटिव। जैसे आपने यहाँ पे ओरिजिन लेते हो ओ, तो ओ से इधर जाइएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, ओ से इधर आइएगा तो क्या होगा नेगेटिव। सेम चीज़ है, ओ से इधर रहेगा तो नेगेटिव होगा, ओ से इधर मतलब यहाँ सॉरी पी से इधर रहेगा तो पॉजिटिव होगा। क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए एक जनरली इस साइड जो रहेगा वो वस्तु रहेगा, क्योंकि आपको देखना होगा कि हमेशा रेज इधर जाएगा। इस साइड में आप पेंटेड किए हो, कलर किए हो, रंगे हुए हो, तो अब ये सी बात है और वस्तु को इधर ही रखेंगे। तो जब वस्तु इधर रहेगा तो यहाँ से हम दूरी मेजर करेंगे तो कैसे होगा नेगेटिव पॉजिटिव। अभी एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक, ये देखिए मिरर है, और कौन सा मिरर है आप समझ पा रहे होंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए दर्पण सूत्र एवं आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है। मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन ये दोनों चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो मिरर फार्मूला क्या होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब मैं लेंस सूत्र पढ़ा रहूंगा या लेंस फार्मूला पढ़ा रहूंगा तब वहां पे माइनस करने के लिए बोलूंगा। जब वो चीज आएगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना दिमाग में रखिए कि दर्पण में क्या होगा प्लस होगा। क्लियर। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v क्या है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है वस्तु की दूरी, f क्या होता है फोकस दूरी। ये तीनों बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन सब में जो रिलेशन होता है वो यही रिलेशन है और यही आपको दिमाग में रखना होगा। किंतु मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपका आवर्धन होगा उसमें देखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाई वस्तु की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आप क्या बोलोगे आवर्धन बोलोगे। कई बार हो सकता है कि इसको -v/u में बोलोगे, मतलब -v क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी डिवाइडेड बाई वस्तु की दूरी। अगर ये दोनों भी कर लोगे तो भी आपका मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। अगली बात देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई जनरली आभासी प्रतिबिंब जब होगा तो हमेशा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो ये निगेटिव होगा। और देखिए आभासी 3 केस में बनता है। अभी बता रहा था कि कॉनकेव में 1 केस छठा और कॉन्वेक्स में 2 केस बनेगा। समझ पा रहे हैं। एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, कल बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था एक चीज से। देखिए साउंड और एक है लाइट। साउंड के लिए मीडियम जरूरी है, ठीक। लाइट के लिए मीडियम अगर नहीं भी है, क्या सॉलिड लिक्विड गैस अगर नहीं भी है तो भी इसमें वो ट्रेवल करेगा लाइट। समझ पा रहे हैं। लेकिन साउंड में अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। क्लियर। कल ये चीज के लिए कोई क्वेरी कर रहे थे तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अगली बात देखिए इधर हो गया। अब आप समझिए क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। सबसे पहले ये दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण आप एक बना लीजिए, इस साइड में पेंट करेंगे, इस तरह से आप लेंगे। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब आपके सामने क्या क्या दिया हुआ, r दिया हुआ भाई 3 मीटर। इसका मतलब अगर फोकस दूरी निकालोगे तो r/2 होता है ये। इसका मतलब 3/2 करोगे, इसका मतलब 1.5 मीटर। क्लियर। दूसरी बात क्या दिया हुआ है, एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बस जा रही है, इस तरह से कुछ समझ लीजिए ये बस है। अब ये इस साइड में आ रही है तो इसका मतलब यहाँ से ये दूरी कितना दे रहा है भाई 5 मीटर। तो u कितना हो गया आपका 5 मीटर। दोस्त देखिए पोल से डिस्टेंस लेना था और पोल से आप इधर आ रहे हो, इसका मतलब नेगेटिव होगा। यही कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब क्या चाहिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति, अच्छा v चाहिए, और प्रकृति और साइज चाहिए, मतलब मैग्निफिकेशन भी चाहिए। ये 2 चीज़ निकालना है आपके आसानी तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अभी पढ़ाया कि दर्पण के लिए फार्मूला क्या होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f कर लोगे। ये बात तो पता चल गया। अगर आप यहाँ से अब वैल्यू पुट करना चाहोगे
तो क्या करेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख सकता हूँ। 1/f, f का वैल्यू क्या है 1.5। अब सोचोगे कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव। देखिए आप ये सर्कल पढ़ते हो, सर्कल में होता है केंद्र और ये होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या, अब देखिए ये चीज पेंट किया हुआ है ना, इसका मतलब ये इधर है भाई, तो यहाँ तो पोल तो यहाँ है ना, इधर जाएंगे तो दूरी क्या होगा पॉजिटिव, इसका मतलब f क्या होगा यहाँ पॉजिटिव, u होगा ना निगेटिव, तो ये तो प्लस इतना रहेगा। अब देखिए ये चीज 1 माइनस जो है तो माइनस 1/u, u की वैल्यू कितना है भाई -5, तो माइनस माइनस क्या होगा, मैं यहाँ डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। अब इन दोनों का क्या करोगे, इसको हटा दीजिए, ऊपर 10 चला जाएगा, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 15 यहाँ 10 3 13/15, ये क्या है 1/v का वैल्यू है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 15/13 1.15, ठीक है। अब आप इसका निकाल लेंगे, उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या कर सकते हो -v/u कर सकते हो, माइनस v, तो माइनस v का वैल्यू 1.15 डिवाइडेड बाई u कितना है -5, माइनस माइनस हट जाएगा। अब इसका वैल्यू देखोगे ओवरऑल तो कितना आ जाना चाहिए 13 25 15 23 23 और 2 अंक के बाद मतलब 0.23 ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और कैसा है मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव है। अब एक बात समझिए, अगर v पॉजिटिव आ रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब v किधर, वस्तु किधर बन रहा होगा, पॉजिटिव है, इसका मतलब दर्पण के पीछे। और जब जब दर्पण के पीछे कोई भी चीज बनेगा आपको पता चल चुका है वो चीज आभासी होगा, और आभासी होगा तो वस्तु वो सीधा बनेगा। क्लियर है ये बात, क्योंकि अभी बताया कि जब जब आभासी होगा तो सीधा होगा, और आभासी इसलिए हो रहा है क्योंकि दर्पण के पीछे हो रहा है, और दर्पण के पीछे 3 ही केस बनता है, तो ये भी तो इंडिकेट करा रहा है। क्लियर है मामला। अब आप समझिए प्रकाश का अपवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और कल मैं आपको बताया था कि जब प्रकाश का अपवर्तन बताऊंगा तो उसके पहले प्रकाश का परावर्तन जरूर जिक्र करूंगा, तो करूंगा। देखिए कल आपको यही बोला ना, जब किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। ध्यान रहे, उसी माध्यम में लौट जाती है, माध्यम चेंज वहां पे नहीं होता, किंतु अपवर्तन में मीडियम चेंज हो जाएगा, माध्यम चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपतित किरण आ रही थी, इस तरह से टकराई, परावर्तित हो गई, और जितना आई था उतने ही आर हुआ था उस समय, और यही प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए भी बताया था। इसको पेंट कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। लेकिन अब जब अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो देखिए मीडियम 1 नहीं होगा, मीडियम 2 होगा, ठीक। कैसे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पाथ से विचलित हो जाती है या डाइवर्ट हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप इसको समझिए, आप देख लीजिएगा यही लिखा हुआ है। बिकॉज ये क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। एक तरफ अगर विरल माध्यम है, रेरर मीडियम है, दूसरी तरफ डेंसर है, तो दोस्त जितना आसानी से मैं इस तरह से हाथ हिला पा रहा हूं, क्या मैं पानी के अंदर भी उतना आसानी से कर पाऊंगा, या किसी शीशा के अंदर भी कर पाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि उसकी वहां पे मेरी गति बाधित होगी। तो यही तो बात कह रहा हूं दोस्त कि जब स्पीड चेंज हो जाएगा तो इसमें मीडियम में चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगा वो भी तो चेंज हो जाएगा। इसी वजह से देखिए ये आपतित किरण है, इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, चूंकि ये सघन है तो वो मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और अगर इस साइड से जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। क्या मैं कह रहा हूं, मान लीजिए अभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था तो वो अभिलंब की ओर मुड़ गया, किंतु अगर मान लीजिए ये इस तरह से मैं ग्रीन पेंसिल लेके आ रहा हूं, सपोज इधर से रेज आ रही है, तो क्या होगा, ये अभिलंब से थोड़ा दूर भाग जाएगा। होना क्या चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन हो क्या जाएगा, दूर चला जाएगा। तो ये बात भी क्वेश्चन पूछा है कई बार कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो विचलित तो हो जाएगा ना, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, उसके अनुसार उसकी प्रकृति बदल जाएगी। तो पहली बात, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो जो अपवर्तित किरण होगा वो अभिलंब की ओर चली जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो वो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्या डायग्राम से आपको जो मैं कह रहा हूं वो आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, वरना एक बार फिर से आप सुनने का कोशिश कीजिएगा। अगली बात देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं।
पहला नियम क्या बोलता है कि म्यू इज इक्वल टू, म्यू को अपवर्तनांक बोलेंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। बोलोगे आई क्या है, तो यही वाला आपतन कोण, आर क्या है, ये अपवर्तन का कोण होगा। ठीक है, यहाँ पे परावर्तन का कोण नहीं बोलेंगे, ना ही आप परावर्तित किरण बोलेंगे, बल्कि अपवर्तित किरण लिखा हूं मैं, तो यहाँ पे अपवर्तन का कोण होगा। तो देखिए साइन आई बाई साइन आर, इसी को स्नेल्स का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। कई बार स्नेल्स लॉ पूछ लेगा और बोलेगा क्या होता है, इसमें यही रिलेशन होता है दोस्त। क्लियर। अगली बात बोलते हैं इसी म्यू को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। आपतित किरण, जो पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, जैसा कि कल भी मैं आपको समझा रहा था। आसान है ये चीज। अगला देखिए, अगला देखिए अपवर्तनांक बोल रहा है सापेक्ष अपवर्तनांक हो सकता है और दूसरा निरपेक्ष। इसका मतलब अपवर्तनांक कितने प्रकार का होगा, दो टाइप का होगा। तो पहले को क्या बोल रहे हैं और दूसरे को क्या बोल रहे हैं। पहला है सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश का वेग डिवाइडेड बाय दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, उन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर। फिर से कहता हूँ, पहले माध्यम में जो प्रकाश का वेग होगा और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश का वेग होगा, उसी के जो अनुपात आएगा उसको बोलेंगे सापेक्ष। ठीक है, अपवर्तनांक। दूसरी बात देखिए, इसको एक बार और समझिए डायग्राम से। मान लीजिए ये मीडियम 1 है, मान लीजिए ये मीडियम 2 है, तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गया ना भाई। इसका मतलब अगर कहेगा कोई कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ध्यान रहे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो μ2 1 लिखा जाएगा ये, और μ1 बाई μ2 हो जाता है। इसका मतलब जो इसका माध्यम 1 का अपवर्तनांक रहेगा और जो माध्यम 2 का अपवर्तनांक रहेगा, इन दोनों का अगर आप रेशियो लेंगे तब निकलेगा माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरी साइड क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका क्या मतलब होगा, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे वायु में अगर हमेशा देखिएगा c का वैल्यू क्या आएगा, कल पढ़ा चुका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरे में तो जो माध्यम ले ले उसमें हम निकाल लेंगे। ठीक। अब एक बात और समझिए, कुछ अपवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक, तो अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या है, द्रव में अंशतः डूबी हुई पेंसिल, आप देखे होंगे वो थोड़ी टूटी हुई प्रतीत होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना। अगर ऐसा प्रतीत हो रहा हो तो किसका एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन का है या अपवर्तन का है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक, तो ये समझ के। दूसरी, पानी से भरे बर्तन में सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या देखेंगे नींबू अगर डाल देंगे तो बड़ा प्रतीत होता है, या कोई गेंद डाल देंगे तो वो भी बड़ा या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्रकाश के अपवर्तन के हैं। दूसरी बात, आकाश में तारों का टिमटिमाना देखेंगे ब्लिंक करता हुआ, ये भी किसका है, प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक। उसके बाद कुछ वस्तुओं का अपवर्तनांक, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। हीरा का पूछता है कितना है, 2.42, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा। दूसरा, वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, 1। कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5। जल का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.33। एक्चुअली एनसीईआरटी में इससे ज्यादा लिखा हुआ है अपवर्तनांक, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। जो काम का है, जो एग्जाम में आता है वो यही है, यही 4 आप दिमाग में रखिए, हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट पार्ट इसका जो आएगा वो लेंस बताऊंगा। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों को प्लीज शेयर करें, और जो भी समस्याएं हो बेफिक्र होके, एकदम भाई समझ के, आप लड़का हो या लड़की हो या चाचा हो या चाची हो, जो भी मुझे सुन रहे हो, बेफिक्र होके आप कमेंट्स कीजिए। जो भी समस्याएं हैं बताइए, हम उसका समाधान करने में सक्षम शायद होंगे। तो आप जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि मुझे इस टाइप की दिक्कतें हो रही है। धन्यवाद।